गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं अंशु चौबे, प्रवक्ता, सम्मान टीचर ट्रेनिंग सेंटर से। आज मैं डीएड SCHI के 4th सेमेस्टर पेपर 10th फैमिली कम्युनिटी एंड हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड में यूनिट 4 का 4.5 बताने जा रही हूँ। आज का टॉपिक है स्ट्रेटजीज फॉर एम्पावरिंग कम्युनिटी इन रिहेबिलिटेशन। पुनर्वास में सामुदायिक सशक्तिकरण हेतु रणनीतियाँ। निःशक्त बच्चों के लिए पुनर्वास में सामुदायिक सशक्तिकरण हेतु क्या रणनीतियाँ हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। पॉइंट है, समुदाय में पुनर्वास की मुख्य संकल्पना। समुदाय में पुनर्वास की मुख्य संकल्पना है कि निःशक्त लोगों को उनके परिवार व समुदाय में पुनः स्थापित किया जाए। समुदाय में पुनर्वास एक ऐसी सशक्त रणनीति के रूप में कार्य करता है जिसमें निःशक्त जनों की उनके आवश्यकताओं के अनुरूप उनके समाज या परिवार या समाज में उपलब्ध साधनों का पुनर्वास किया जाए, जिससे कि वे भी समाज में अपनी सशक्त भागीदारी को सुनिश्चित कर सके व समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। CBR या समुदाय आधारित पुनर्वास समाज में निःशक्त लोगों को समुदाय परिवार के नजदीक लाने हेतु उनकी शारीरिक सामाजिक बाधाओं को संरचित करता है, जिससे वे समुदाय में पुनर्वासित हो सके। इसके माध्यम से उसका शैक्षिक व्यावसायिक पुनर्वसन हो सके। अगला पॉइंट है समुदाय में पुनर्वास कार्यक्रम के सशक्तिकरण। निःशक्त व्यक्तियों एवं परिवार को भी यह जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है कि वे सामान्य सामुदायिक विकास की मुख्य धारा से जुड़कर विकास करें। इसलिए समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम द्वारा लोगों के मन मस्तिष्क में यह धारणा पैदा करनी होगी कि निःशक्त व्यक्ति न सिर्फ सेवा प्राप्त करता है, बल्कि वे समुदाय के विकास में सहभागी भी है, जिसके लिए उन्हें सीखने, खेलने, कार्य करने, गृह कार्य करने, राजनीति एवं सांस्कृतिक कार्यकलापों में सहभागी बनाना होगा। समुदाय के सशक्तिकरण में
निःशक्त व्यक्तियों की हर स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए समुदाय में उपलब्ध सभी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्रोतों को सुलभ बनाना होगा। निःशक्त व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित 5 उपागमों का उपयोग करना होता है। इसमें नंबर 1 है सामाजिक लामबंदी या सामाजिक संग्रहण। सामाजिक लामबंदी या किसी कार्य को पूरा करने के लिए लोगों एवं स्रोतों को संगठित करना, निःशक्त व्यक्तियों को समाज के सभी स्तर पर समावेशन को बढ़ावा देना आवश्यक होता है। इसके लिए निःशक्तता को सामाजिक संज्ञान में लाकर निःशक्तता के मुद्दे को सभी विकासात्मक कार्यक्रमों से समेकित करना होगा। समाज को किसी भी समस्या के कारण एवं प्रभाव को समझते हुए उसके समाधान के लिए सम्मिलित किया जाता है। नंबर 2 है राजनीतिक सहभागिता। राजनीतिक सहभागिता का लक्ष्य निःशक्तता के मुद्दों को राजनीतिक निर्णय लेने की प्रणाली में समेकित करना है, जिससे निःशक्त व्यक्ति की सक्रिय सहभागिता से नीति निर्धारण एवं कार्यक्रम का क्रियान्वयन हो सके। इसलिए कुछ वर्ष पहले निःशक्त व्यक्तियों के एक समूह ने एक नारा दिया था, बिना हमारी सहभागिता के हमारे बारे में निर्णय न लें। राजनीतिक सहभागिता से निम्नलिखित दीर्घकालीन परिणाम मिल सकते हैं। निःशक्त व्यक्तियों एवं परिवार के सदस्यों द्वारा नंबर 1 है इसमें राजनीतिक प्रक्रिया की जागरूकता को बढ़ाना। नंबर 2 है नैतिक अधिकारों की जागरूकता को बढ़ाना। नंबर 3 है नैतिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। नंबर 4 है नैतिक अधिकारों एवं जिम्मेदारियों को निभाने की योग्यता। नंबर 3 संप्रेषण एवं भाषण। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी के जीवन में आवश्यक होती है। लोग कई कारणों से संप्रेषण करते हैं। सामाजिक संबंध स्थापित करने, समाचारों एवं विचारों का आदान प्रदान करने, अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने इत्यादि। समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम निःशक्त व्यक्तियों को व्यक्तकरण की योग्यता बढ़ाने एवं दूसरे के साथ जुड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संप्रेषण बहुत सीधा एवं सरल नहीं होता।
इसके लिए सुनना एवं बोलना दोनों आवश्यक होता है, जो किसी भी कार्यक्रम के निर्धारण एवं क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 4 है स्वयंसेवी सहायता समूह। समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत निःशक्त व्यक्तियों को स्वयं सहायता समूह बनाकर अपनी वकालत करने एवं अपने विकास के लिए जिम्मेदारी लेने की योग्य बनाना चाहिए। नंबर 5 है निःशक्त व्यक्तियों का संगठन। अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी कई ऐसे संगठन हैं जो निःशक्त व्यक्तियों द्वारा निःशक्त व्यक्तियों के लिए स्थापित किए गए हैं। इसके लिए प्रारंभ में कुछ निःशक्त व्यक्तियों के एक समूह के द्वारा संगठन की स्थापना होती है। कुछ समय के बाद अन्य निःशक्त व्यक्तियों को सदस्य बनाते हैं और संगठन का संविधान तैयार करते हैं। बाद में इस संगठन का पंजीकरण कराते हैं। यही सदस्यता संगठनों की आम सभा का रूप ले लेती है। अगला पॉइंट है समुदाय में पुनर्वास हेतु निम्नलिखित रणनीतियों का निर्धारण किया जा सकता है। इसमें है समुदाय में निःशक्त जनों की पहचान करना। अगला है निःशक्तता की प्रकृति का ज्ञान कराना। अगला है पारिवारिक परिवेश के बारे में जानकारी उपलब्ध करना। अगला पॉइंट है समाज में निःशक्तता के प्रति लोगों के दृष्टिकोण को जानना। अगला पॉइंट है समस्यागत क्षेत्र का चयन करना। अगला पॉइंट है निःशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत लोगों का मदद लेना। समुदाय में निःशक्तता के प्रति लोगों को जागरूक करना। अगला पॉइंट है आवश्यकता अनुसार चिकित्सा प्रमाण पत्र बनवाना। अगला पॉइंट है बाधा मुक्त वातावरण बनाना। अगला है लोगों को निःशक्त व्यक्तियों हेतु शैक्षिक कौशल व्यवसायिक कौशल का ज्ञान कराना। उपर्युक्त रणनीतियों को अपनाकर समुदाय में निःशक्त जनों को उनकी निःशक्तता की प्रकृति व उनकी योग्यता के अनुरूप उन्हें पुनर्वसन किया जाता है। हमने समुदाय में पुनर्वास की मुख्य संकल्पना, समुदाय में पुनर्वास कार्यक्रम के सशक्तिकरण और उसके अंतर्गत विभिन्न पॉइंटें, सामाजिक लामबंदी संग्रहण, राजनीतिक सहभागिता, संप्रेषण एवं भाषा, स्वयंसेवी सहायता समूह,
निःशक्त व्यक्तियों का संगठन तथा समुदाय में पुनर्वास हेतु रणनीतियों के बारे में आज के ऑनलाइन टीचिंग में विस्तृत रूप से चर्चा किया। तो आशा करती हूँ कि इसके संदर्भ में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, समझिए। हम आप लोगों के लिए असाइनमेंट के तौर पर कुछ प्रश्न तैयार किए हैं। इसमें नंबर 1 है, समुदाय में पुनर्वास से आप क्या समझते हैं। नंबर 1 है, समुदाय में पुनर्वास से आप क्या समझते हैं। नंबर 2 है, समुदाय में पुनर्वास के सशक्तिकरण की रणनीतियाँ क्या है। नंबर 2 है, समुदाय में पुनर्वास के सशक्तिकरण की रणनीतियाँ क्या है। इन प्रश्नों के उत्तर लिखकर आप लोगों को जिस ग्रुप में ऑनलाइन टीचिंग वीडियो मिलेगा उसी ग्रुप में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखकर भेज दीजिएगा, जिससे हम मूल्यांकन कर सके, देख सके कि आप लोगों को पुनर्वास में सामुदायिक सशक्तिकरण हेतु रणनीतियाँ से संबंधित जितना हमने पढ़ाया इस टॉपिक में आप लोगों को कितना समझ में आया। ठीक है, तब तक के लिए फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।